A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Chapter number 5 हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे, जैसे हमारा ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, इन सब के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के, और हम लोग फैक्टर्स स्टडी करेंगे जो कि मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A circuit draw a current of 4 ampere from a battery of 12 volt. Calculate the resistance of the circuit. कोई सर्किट है जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, जो कि करंट हमारा है 4 एम्पियर, और जो बैटरी लगाई गई है वो हमारी 12 वोल्ट की है। तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दो टर्मिनल्स के बीच का है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जो कि हमारा 12 वोल्ट है। करंट जो कि फ्लो करी दैट इज 4 एम्पियर, और हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया है V इक्वल्स टू आई आर होता है, जहाँ पे हमें V पता है, I पता है और हमें R कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यूज पुटअप हम करेंगे और R यहाँ पे जो निकल के आएगा दैट इज विल बी 12/4 दैट इज 3 ओम। ओम जो होती है वो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। A bulb and an emitter are connected in series in a circuit. When the current is connected to a 6-volt battery, the reading of the emitter becomes 0.2 ampere. Calculate the resistance of the bulb. एक बल्ब है एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने जब आपको पढ़ाया था एमीटर और वोल्ट मीटर, तो मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो एक बल्ब है एमीटर से कनेक्टेड है सीरीज में एक सर्किट में, जिसमें बैटरी जो लगाई गई है वो हमारी 6 वोल्ट की है। और जब हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो एमीटर की जो रीडिंग दिखाता है, एमीटर का काम क्या होता है, करंट शो करना, कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। जब हमारा वो बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, जब उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो जो एमीटर है वो रीड करता है 0.2 एम्पियर, मतलब जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो कितना है 0.2 एम्पियर। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट का, एमीटर की रीडिंग मतलब जो करंट हमारा है वो 0.2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हमें कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है। V हमारा 6 वोल्ट है, I हमारा 0.2 है, तो हमें R कैलकुलेट करना है। तो R जो हमारा निकल के आएगा दैट विल बी 30 ओम। तो ये हमारे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हो गए ओम्स लॉ के बेस पे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, उसी से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में डिस्कस किए। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल में जो रेजिस्टेंस होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि उस रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप का कंडक्टर यूज किया गया है। उसके बाद सबसे पहला मेन जो पॉइंट आता है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ होती है उस पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। कैसे, ये हम अभी देखते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा। कैसे, इसमें देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड देयर आर मोर एटम्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू कोलाइड विद। अब ऑब्वियस सी बात है जब लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे सपोज एक क्लास है, उस क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो कोई भी काम करना आसानी होगा। और अगर उसी क्लास में हम 40 बच्चे करते हैं, अगर क्लास की लेंथ को एक तरह से हम कह सकते हैं लेंथ या स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो ऑब्वियस सी बात, अब 40 बच्चे, 4 बच्चे हैं, कम बच्चे कम प्रॉब्लम्स, और ज्यादा बच्चे जैसे 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे में तो बहुत से बच्चों की कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लाई करता है कि अगर लेंथ कम हो तो रेजिस्टेंस जो होगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो कम होंगे। पर अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा चीज में ज्यादा लोगों की ज्यादा दिक्कतें हैं। तो वही चीज है कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, उनका जो कोलिजन होगा वो भी हमारा ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रेवल मोर, ऑब्वियस सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा ही मूव करेंगे। दिस मीन्स दैट द लेस करंट विल पास थ्रू मेकिंग द रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब
इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक, तो उनको मूव करने में ऑब्स्ट्रक्शंस भी ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो किस चीज पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर हम आई आर जो होता है वो जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, आई को अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस आई के कैसे हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट जो हमारा है वो ऑब्वियसली बात है कम फ्लो करेगा, ठीक। तो दिस मीन्स दैट द लेस करंट विल पास थ्रू मेकिंग द रेजिस्टेंस इंक्रीज। If L is the length of the conductor and R is the resistance, then R is directly proportional to the length. मतलब कहने का यही है कि अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। अगर हम सपोज करते हैं कि R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ द दो कंडक्टर्स हैं हमारे, जिनके R1 और R2 उनका रेजिस्टेंस और L1 और L2 दोनों की लेंथ है, तो R1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 होगा और R2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं, तो R1 अपॉन R2 जो हो जाएगा वो L1 अपॉन L2 हो जाएगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। इस फॉर्मूले से हमारे जो हमारा R वाला है, ये R और L वाला है, उसके बाद जो हमारा एरिया वाला आता है, ये सब हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारा होता है कि R1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 होता है, तो ये हमारा इक्वल्स टू में R1 और L1 एक ही साथ रहेंगे और R2 और L2 हमारे एक साथ रहेंगे। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का, जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद जो हमारा आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का ये मतलब है कि अगर एरिया कम है, ठीक, तो ऑब्वियस ये बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एक बंद कमरे में 15-20 लोगों को बोले कि आपको इसमें किस तरह एडजस्ट होना है, तो ऑब्वियस बात है उनको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया कम है तो प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। अभी हम उन्हीं 15-20 लोगों को लें और खूब बहुत बड़े से हॉल में कर दें तो वो इजीली आराम से मूव कर सकते हैं और इजीली वो फ्री हैं। मीन्स हमने एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो, दिक्कतें कम हो गई। तो वही चीज हमारी इसमें भी फॉलो करती है कि अगर हमारा एरिया कम है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक, जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। इससे हमारा ये कंक्लूड होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा हमारा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया हमारा कम तो रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लिखा है, देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीज्ड, देयर इज more space for the electrons to move freely, making less collision, so more current will pass, making the resistance decrease. अब ज्यादा collision में मतलब दिक्कत कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। If R is the resistance of the conductor and A is the area of cross section, then R is inversely proportional to 1 upon A. तो अगर हम दो कंडक्टर्स लें जिसमें R1 और R2 जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, और अगर हम एरिया लें A1 और A2 दो एरिया हैं, तो R1 जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन A2। यहाँ पे भी हमारा इनवर्सली है। तो अब हम यहाँ पे अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा R1 अपॉन R2 हो जाएगा और ये 1 अपॉन A1 अपॉन 1 अपॉन A2, तो A2 ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। अब जैसा कि हमने दोनों ही फॉर्मूलेज निकाले, अगर हम इस वाले को, लेंथ वाले को और एरिया वाले को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो R जो हो जाएगा वो हमारा निकल के आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और अगर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारा जो साइन है ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारा इक्वल टू का साइन लगता है, प्लस एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। जो ये साइन हमारा बना हुआ है, साइन को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, प्लस हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टिविटी। इससे बेस्ड हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली पूछे जाते ही जाते हैं।
तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये जो हमारा साइन है ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का है। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ठीक है, ये इसी से फॉर्मूले से आया, हमने साइन खाली प्रोपोर्शनैलिटी का हटाया तो इक्वल्स टू हमारा एक कांस्टेंट लग गया, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को इफेक्ट करते हैं। हम लोग इसके बारे में भी, रेजिस्टिविटी के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इफ देयर इज अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर कोई कंडक्टर, जैसे R का फॉर्मूला जो होता है वो रेजिस्टिविटी L अपॉन A होता है। ठीक, अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ हमारी 1, एरिया हमारा 1 है, तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस जो हमारा है जो कि ओम मीटर रेजिस्टेंस, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा ओम में होता है। ठीक है, और जो हमारा रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे, जैसे मीटर मीटर यहाँ पे कैंसिल होगा तो रेजिस्टेंस इन ओम मीटर, तो मतलब रेजिस्टिविटी का जो हमारा फॉर्मूला वो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, ओम मीटर होती है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर होती है, या हम इसे ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट मेटल which is 1 meter in length and has the area of 1 meter square in cross section। तो अगर इसका एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारा 1 मीटर है तो उस केस में रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो ओम सेंटीमीटर होती है और एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी ओम मीटर होती है। अब हम लोग रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज एन अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द पैसेज ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। अगर कहीं पे, जैसे हमने बताया था, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव कर रहे हैं तो जो ऑब्स्ट्रक्शन उन्हें फेस आउट करना पड़ता है मूवमेंट के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारी बेसिकली क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से फेस आउट करना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द मेजर एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन I होता है बेसिकली। It is measured as the resistance offered by the conductor of unit length and unit cross section area। अभी हमने पढ़ा, अगर यूनिट लेंथ होगा, लेंथ हमारा 1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारा 1 होगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अभी की क्लास में हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं स्लाइटली जाके ये टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है। और जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर के, मटेरियल और टेम्परेचर पे ही इफेक्ट करता है। इसकी जो एसआई यूनिट हमारी रेजिस्टेंस की होती है वो हमारी ओम होती है, और जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी हम कह सकते हैं, इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो हमारी ओम मीटर होती है। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लेंथ 100 मीटर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.020 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फाउंड टू बी 2 ओम। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक, रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम का। लेंथ ऑफ द वायर हमें 100 सेंटीमीटर दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 0.02 दिया हुआ है। हमें स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी L अपॉन A, तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या आएगा, R L अपॉन जो A इस साइड होता है उसमें A तो हमारा इधर चला जाएगा, तो R इंटू A अपॉन L, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास सारी चीजें दी हुई हैं, R की वैल्यू पुटअप करेंगे, A की वैल्यू पुटअप करेंगे और L की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो क्या निकल के आएगा, 0.0004 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ohm if the length of the similar wire is 80 centimeter and its resistance is 4.2
ओम। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली 2 वायर्स हमें नाइक्रोम के दिए हुए हैं, एक का लेंथ हमें नहीं पता, उसका रेजिस्टेंस दिया है, दूसरे का लेंथ और रेजिस्टेंस हमें दोनों ही दिया हुआ है। तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही हम, जैसे हमें इसमें लेंथ दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं जिसमें हमारे दोनों रेजिस्टेंस दिए हो, एक एरिया दिया हो, एक एरिया पूछा हो, या दोनों एरिया दिए हो, एक रेजिस्टेंस दिया हो और एक रेजिस्टेंस पूछा हो। तो इस केस में फॉर्मूला जो हो जाएगा यहाँ पे L1 अपॉन जो L2 है उसकी जगह हमारा A2 अपॉन A1 हो जाएगा। तो सारी चीजें हमें दी हुई हैं, L1 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा R1 इंटू L2 अपॉन R2 हो जाएगा। हम सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। R1 जो है वो हमारा 5.6 है, R2 हमारा 4.2 है, इंटू ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे, सॉरी 80 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ये 80 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 106.67 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको जो आज की क्लास में पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और आगे की क्लास में हम इसी से रिलेटेड रेजिस्टिविटी के ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में डेफिनेटली हर बार पूछे गए हैं आज तक और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उनको आप अच्छे से स्टडी करिएगा। इसके पहले आपको ये लेसन स्टडी करना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास से बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।